जैसा कि आप सबको पता है कि 1 जुलाई 2024 से हमारे देश में नए कानून लागू हो गए हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट, CRPC, IPC, इनकी जगह नए कानून लागू हो गए हैं। तो क्या अब नए कानूनों के चलते सेक्शन 498A ऑफ IPC, सेक्शन 125 ऑफ CRPC, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और डिवोर्स लॉज में भी कुछ चेंजेस आए हैं, उसमें भी कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। तो ऐसे में अगर किसी पत्नी को उसके ससुराल में परेशान किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, उसे बात बात पर ताने दिए जाते हैं, दहेज ना देने पर ताने दिए जाते हैं, या फिर पत्नी के साथ मार पिटाई की जाती है, तो अब नए कानूनों के तहत पत्नी के पास क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि सेक्शन 498A और सेक्शन 125 CRPC बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं। तो अब नए कानूनों के तहत पत्नी के पास क्या ऑप्शन है और वो किन लॉज का सहारा ले सकती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि नए कानूनों के तहत पत्नी को ऐसे कौन कौन से अधिकार और कौन कौन से कानून जो हैं वो पत्नी के लिए लाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, अगर पत्नी के साथ उसके ससुराल में फिजिकली मारपीट की जाती है, उसको थप्पड़ मारा जाता है या फिर उसको चोट पहुंचाई जाती है, तो ऐसे में पत्नी पहले धारा 323 ऑफ IPC का ऐसे सिचुएशन में यूज़ कर सकती थी, जो कि बात करता है हर्ट के बारे में। लेकिन अब नए कानून के तहत पत्नी जो है वो भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 112 का सहारा ले सकती है। तो जो पुराना सेक्शन था IPC का सेक्शन 323 और ये जो नया सेक्शन है भारतीय न्याय संहिता का 112, ये दोनों सेक्शन बिल्कुल ही सेम है। इनमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, इनके सिर्फ सेक्शन के नंबर चेंज हुए हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पत्नी को ससुराल में जान से मारने की धमकी भी पति या सास ससुर द्वारा दी जाती है। तो ऐसे में जो पत्नी है वो नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत सेक्शन 351 का केस फाइल कर सकती है, जो कि बात करता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन के बारे में। और इसके साथ साथ अगर किसी भी पत्नी को उसके ससुराल में दहेज के लिए परेशान किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था, या फिर पत्नी के साथ क्रुएल्टी की जाती थी, उसे बात बात पे ताने दिए जाते थे, तो पहले जो पत्नियां हैं वो सबसे ज्यादा जो सेक्शन का यूज करती थी वो था सेक्शन 498A ऑफ IPC, जिसके चलते पत्नी ना सिर्फ अपने पति बल्कि अपने सास ससुर या फिर अपने देवर जेठ, इन सब के ऊपर भी 498A का केस कर सकती थी। पत्नियों के लिए सबसे बड़ा सहारा और सबसे बड़ा हथियार 498A ऑफ IPC का ये सेक्शन हुआ करता था। और ये जो है ये एक क्रिमिनल ऑफेंस होता है, जिसके चलते पति और ससुराल वालों को सजा भी हो सकती थी। और ये कानून जो है वो 1 जुलाई 2024 से खत्म हो गया है। लेकिन पत्नियों को घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब पत्नियां सेक्शन 85 और 86 ऑफ भारतीय न्याय संहिता का सहारा ले सकती हैं। और ये जो सेक्शन 85 और 86 ऑफ भारतीय न्याय संहिता है ये बिल्कुल सिमिलर है सेक्शन 498A ऑफ IPC की तरह। तो इस सेक्शन के तहत भी किसी पत्नी को अगर उसके ससुराल में दहेज के लिए परेशान किया जाता है या फिर उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है, तो वो सेक्शन 85 और 86 ऑफ भारतीय न्याय संहिता का सहारा ले सकती है। और वो ना सिर्फ अपने पति बल्कि अपने ससुराल वालों के ऊपर भी ये केस कर सकती है। लेकिन मोस्टली केसेस में आजकल जो 498A IPC के केसेस होते थे वो झूठे केसेस होते थे। इस सेक्शन का सबसे ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता था। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ये जो नए सेक्शन आए हैं सेक्शन 85 और 86 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, इनका मिसयूज ना किया जाए। सिर्फ जेन्युइन केसेस में ही, असली में अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तभी आप इन सेक्शंस का सहारा लें। सिर्फ अपने पति को सबक सिखाने के लिए या उनसे बदला लेने के लिए आपको इन सेक्शंस का यूज नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट है कि पुराने कानून में सेक्शन 125 ऑफ CRPC के तहत पत्नियों को मेंटेनेंस का अधिकार दिया गया था, जिसके चलते अगर कोई भी पत्नी खुद का खर्चा नहीं उठा सकती है, वो कमा नहीं रही है, तो उसको ये राइट दिया गया था कि वो सेक्शन 125 ऑफ CRPC का यूज करते हुए अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती थी। तो अब ये जो मेंटेनेंस का अधिकार है ये नए कानून में भी पत्नियों को दिया गया है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 144 में
पत्नी अगर खुद को मेंटेन नहीं कर सकती है या फिर उसका पति उसको मेंटेन नहीं करता है तो वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, क्योंकि इस कानून के तहत शादी के बाद पति की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को मेंटेन करे, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो पत्नी जो है वो सेक्शन 144 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सहारा ले सकती है और अपने पति से भरण पोषण अपने लिए और अपने बच्चों के लिए ले सकती है। इसके बाद अगर किसी पत्नी के साथ घरेलू हिंसा की जाती है, उसे परेशान किया जाता है, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का सहारा ले सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो एक सिविल रेमेडी है, और वहीं दूसरी तरफ 498A ऑफ आईपीसी जो होता था वो एक क्रिमिनल रेमेडी होती थी। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत वाइफ जो है वो अपने पति और अपने ससुराल वालों के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है, लेकिन इस एक्ट के तहत पति और ससुराल वालों को सजा नहीं मिल सकती। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत पत्नियों को काफ़ी सारे सिविल राइट्स दिए गए हैं, जैसे कि अगर पत्नी को अपने ससुराल वालों से अपने पति से खतरा है, वो उसको जान से मारने की धमकी देते हैं या फिर वो उसके साथ मार पिटाई करते हैं, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत प्रोटेक्शन ले सकती है। इसके साथ साथ पत्नी जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट राइट जो पत्नियों को दिया गया है वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में रेजिडेंशियल राइट दिया गया है, यानी कि रहने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि जिस भी घर में पत्नी शादी करके आती है वो उसका शेयर्ड हाउस होल्ड होता है, वो उसका मैट्रिमोनियल होम होता है और वहाँ पे रहने का उसका पूरा अधिकार होता है और कोई भी उसको वहाँ से नहीं निकाल सकता। तो ये सारे राइट्स जो हैं ये सिविल राइट्स वाइफ को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत मिले हैं। और मैं आपको बता दूं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, क्योंकि जो कानून चेंज हुए हैं वो है आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो कम्प्लीटली अलग ही एक्ट है और इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। इसके साथ साथ अगर पत्नी डिवोर्स का केस करती है और उसको लगता है कि डिवोर्स का केस तो बहुत लंबा चलेगा और उस दौरान खुद को मेंटेन नहीं कर सकती है, तो वो सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत इंटरिम मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हिंदू मैरिज एक्ट में भी कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि हालांकि वाइफ को अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग कानूनों के तहत मेंटेनेंस का राइट दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हर एक अलग अलग सेक्शंस और अलग अलग कानून के तहत अलग अलग मेंटेनेंस मिलेगा। उसको सिर्फ एक ही एक्ट के तहत मेंटेनेंस मिलेगा। अगर उसको अलग अलग के तहत भी मिलता है तो वो एडजस्ट करके ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि नए कानून में पत्नियों को कौन से अधिकार दिए गए हैं, अब पत्नियां किन किन एक्ट्स का सहारा ले सकती हैं और पत्नियों के कौन कौन से अधिकारों में कुछ भी बदलाव नहीं हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय में देने के लिए धन्यवाद।